जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही आसान होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स में। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो है हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक के बाद ये जो चैप्टर है हमारा खत्म हो जाएगा। जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, क्या है वो? एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। अब देखो, गति आपको पता है क्या होता है। एक समान गति भी आपको पता है क्या है, कि जब भी कोई वस्तु किसी भी रास्ते पर एक समान निश्चित समय अंतराल के अंदर निश्चित दूरी तय करती है तो हम उसे एक समान गति बोल देते हैं। लेकिन आज के टॉपिक में अलग क्या है? आज के टॉपिक में अलग ये है कि अब तक हम जितनी भी गति पढ़ते आए हैं वो सब सरल रेखा में थी। जितनी भी गति हमने पढ़ी है वो सारी सरल रेखा में थी, कि जो वस्तु है आपकी एक लाइन के अंदर गति कर रही थी। आज जो हम गति पढ़ने वाले हैं वो वृत्त के लिए है, कि एक वृत्त के अंदर वस्तु जो है एक समान गति कैसे करता है। तो वृत्त के अंदर गति सीधा पढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ पॉइंट्स है जो पहले यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको एक वर्ग बना करके दूं, ठीक है, ये वर्ग है हमारा ए बी सी और डी। मैं बोलूं कि एक व्यक्ति या फिर एक पिंड या वस्तु इस वर्गाकार फील्ड के अराउंड, इस वर्गाकार क्षेत्र के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाने की जो उसकी चाल है, चक्कर लगाने की जो उसकी चाल है वो मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, मतलब ए से बी तक, बी से सी तक, और सी से डी तक, और डी से ए तक चक्कर लगाने के लिए उसे जितना भी समय लगता हो, इस तरीके के क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं। तो मान लो कि उसको, उसकी जो चाल यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके निकाली है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि जब वो इस वर्गाकार क्षेत्र के अराउंड मूव कर रहा था, घूम रहा था, तब उसकी दिशा में कितनी बार परिवर्तन हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर दिशा में कितनी बार परिवर्तन हुआ है, वस्तु ने अपनी दिशा कितनी बार बदली है, तो हम देखेंगे पहले वो ए से बी तक एक सरल रेखा में चलते हुए आएगा, और सरल रेखा में चलते हुए आकर के वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा, और बी पॉइंट से अपनी दिशा को बदल करके सी की तरफ भागने लगेगा। इसी तरीके से वो सी तक पहुंचेगा। सी तक पहुंचने के बाद में वो वापस अपनी दिशा में बदलाव लाएगा और डी की तरफ भागेगा। फिर वापस डी से अपनी दिशा में परिवर्तन करके वो ए की तरफ चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं जब भी कोई वस्तु एक वर्गाकार या फिर आयताकार क्षेत्र के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वो अपनी दिशा में परिवर्तन कर रही है, और दिशा में परिवर्तन कितनी बार कर रही है? 4 बार उस वस्तु ने अपनी दिशा जो है बदली है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जब वस्तु की चाल तो कितनी थी? वस्तु की चाल थी 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन चाल के साथ साथ में यहाँ पर जो वस्तु है हमारी दिशा भी बदल रही है। चाल के साथ साथ में जो वस्तु है हमारी दिशा बदल रही है। तो जब मैं चाल के साथ में दिशा जोड़ दूंगी, अगर मैं चाल के साथ में दिशा जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा? विस्थापन बन जाएगा, वेग बन जाएगा। सॉरी, अगर मैं चाल के साथ में दिशा लगा दूं, अगर मैं किसी वस्तु की चाल देख रही हूँ लेकिन चाल के साथ साथ में मैं उसकी दिशा भी देखने लगूं, तो मैं क्या नोट कर रही हूँ? उस वस्तु का मैं वेग नोट कर रही हूँ। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जैसे ही वस्तु ने दिशा बदलना शुरू करी, वस्तु जो है वेग करने लगी। पहले वो सीधी सीधी रेखा में चल रही थी। जब भी वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसका चाल और वेग दोनों समान होता है। लेकिन अगर सीधी रेखा में गमन करते हुए वस्तु ने अपनी दिशा में परिवर्तन कर दिया है, तो वस्तु की चाल और वेग दोनों अलग होने लगते हैं। तो हम वेग को हम दिशा प्लस चाल भी बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेग है वो दिशा के साथ में चाल को भी देखता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम वेग में पहले से पढ़ के आ चुके हैं। तो जब मैं देख रही हूँ कि अगर कोई वस्तु
आयताकार या वर्गाकार क्षेत्र के चारों तरफ घूम रही है तो उसकी दिशा में 4 बार परिवर्तन आता है। और जो वस्तु है अब विस्थापन कर रही है, क्योंकि चाल प्लस दिशा, तो वस्तु का जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अंतर कुछ नहीं आया, चाल भी 10 मीटर प्रति सेकंड थी, वेग भी 10 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन वेग के अंदर वेग कब आता है? जब दिशा में भी परिवर्तन होने लगता है। तो जब दिशा में परिवर्तन हुआ तो मैंने कह दिया जो वस्तु का वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। जब भी कोई वस्तु दिशा के साथ में, अगर आप किसी वस्तु की चाल को नोटिस कर रहे हैं या फिर गति को नोटिस कर रहे हैं और गति के साथ में आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उस वस्तु की दिशा क्या है, तो आप उस वस्तु का वेग नोटिस कर रहे हो। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक पेंटागन बना लूं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ जिसकी इस तरीके से 5 भुजाएं होती है उसको हम पेंटागन बोलते हैं, या फिर एक षटकोण जिसकी 6 भुजाएं होती है। तो ये सब भी, अगर मैं बोलूं कि इस पेंटागन के अंदर कितनी बार वस्तु ने अपनी दिशा में परिवर्तन किया होगा, तो आप बोलोगे कि मैम इस पेंटागन के अंदर जो वस्तु है उसने 5 बार अपनी दिशा में परिवर्तन किया होगा। ठीक है। फिर इस हेक्सागन को देखूं, मैं अगर षटकोण को देखूं, तो इस षटकोण के अंदर वस्तु ने अपनी दिशा में कितनी बार परिवर्तन किया है? आप देख रहे हो कि मैम इसके 6 किनारे हैं। पहले जो वस्तु है वो, इसके नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी ई एंड एफ। पहले वस्तु ए से बी गई, यहां से मुड़ करके सी गई, फिर यहां से वापस दिशा में परिवर्तन करा, डी पे आ गई, डी से वापस दिशा बदली, ई पर आई, ई से दिशा बदलकर एफ पर आई, और एफ से दिशा बदलकर वापस ए पर आई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस स्थिति में जब वस्तु जो थी एक षटकोण के चारों तरफ घूम रही थी, तो वस्तु ने अपनी दिशा में 6 बार परिवर्तन किया है। इसी तरीके से अगर मैं एक ऐसा शेप ले लूं, एक ऐसी आकृति ले लूं जिसके 8 भुजाएं हैं, तो 1 2 3 4, वो ऐसा नहीं बनेगा, एक सेकेंड, एक 2 3 4 5 6 और 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले केस के अंदर जहां पर वस्तु के 8 भुजाएं हैं, इस केस में वस्तु ने कितनी बार अपनी दिशा में परिवर्तन किया होगा? तो इस केस में वस्तु ने अपनी दिशा में परिवर्तन 8 बार किया होगा। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम कितनी भी बार करे, इसमें पॉइंट क्या निकल रहा है? पहले आप वेग बता रहे थे, अब आप बता रहे हो कि मैम बार बार वस्तु जो है अपनी दिशा में परिवर्तन कर रही है। इसमें 4 बार करा, इसमें 5 बार करा, इसमें 6 बार करा, इसमें 8 बार करा। अच्छी बात है, करा है तो। लेकिन आपको मैं क्या समझाना चाहती हूँ यहाँ से कि वस्तु का जो यहाँ पर दिशा में परिवर्तन आ रहा है ना, देखो इन सब केसेस के अंदर मैं क्या बोल रही हूँ कि जो वस्तु की चाल है ना वो सेम ही थी। मान लो यहाँ पर जो वस्तु थी वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी, लेकिन यहाँ पर वस्तु ने 5 बार अपनी दिशा परिवर्तन करी है, तो यहाँ पर इस वस्तु का विस्थापन कितना हो गया है? यहाँ पर इस वस्तु का विस्थापन, सॉरी, यहाँ पर इस वस्तु का वेग कितना हो गया है? इस केस में वस्तु का जो वेग है वो कितना हो गया है? वस्तु का वेग हो गया है 20 मीटर प्रति सेकंड। यहां मैंने आपको चाल बोली थी, लेकिन चाल के साथ में दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है ना, तो वस्तु का वेग हम देखेंगे कि 20 मीटर प्रति सेकंड है। मान लो यहाँ पर जो वस्तु है वो 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी, इसने अपनी दिशा में 6 बार परिवर्तन किया है, तो इस केस के अंदर जो वेग है वो कितना हो जाएगा आपका? वो 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मान लो इस केस के अंदर भी सेम ही वेग है। यहाँ पर उसने अपनी स्थिति में 8 बार परिवर्तन करा, 8 बार अपनी दिशा बदली है, तो हम क्या बोल देंगे कि वस्तु का जो वेग है वो 50 मीटर प्रति सेकंड हुआ है। और दिशा में परिवर्तन करने की वजह से यहाँ पर जो वस्तु है वो विस्थापन करने लगी है। अब यहाँ पर बार बार दिशा बदल रही है, दिशा बदलने से आपका वेग भी बदलेगा। भाई यहाँ से यहाँ तक चल रही थी एक दिशा में, कुछ ना कुछ इसका वेग था, हमने मान लिया, ठीक है। यहां से यहां पर आई वो, यहां से बी पॉइंट से सी पॉइंट पर आई, बी पॉइंट से सी पॉइंट पर जब वो आई तो वापस उसने अपनी दिशा में
परिवर्तन किया है तो उसका वेग का मान बदल जाएगा। दिशा में परिवर्तन हुआ है तो वेग का मान बदल जाएगा, क्योंकि दिशा बदलने से जो वेग का मान है वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जो वेग है वो एक सदिश राशि होती है। इसी प्रकार से जब वो सी से डी पर आएगा तो वापस दिशा में परिवर्तन होने की वजह से उसकी जो दिशा है वो बदल जाएगी, तो वहां पर से फिर से जो उसका वेग होगा वो बार बार बदलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो वेग में बार बार परिवर्तन हो रहा है, वो वेग में जो परिवर्तन है वो वस्तु के दिशा बदलने की वजह से हो रहा है। इसका जो परिमाण है वो तो 50 मीटर प्रति सेकंड ही है। वस्तु जो है उसकी स्पीड जो है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ट्रेवल करने की वो तो सेम ही है, 50 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन बार बार दिशा में परिवर्तन करने की वजह से उसका वेग जो है वो बदलता जा रहा है। और जब वेग बदलता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो वस्तु जो है वो त्वरित है या फिर त्वरित गति कर रही है। तो इसी प्रकार से इस सब की तो बुझाएं थी। लेकिन अगर मैं पूछूंगी एक वृत्त, वृत्त के अंदर वस्तु अपनी दिशा कितनी बार बदलती है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वृत्त के अंदर जो वस्तु है वो अपनी दिशा कितनी बार बदलती है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर यहाँ पर मैं एक व्रत ले लूं, ठीक है, ये जो व्रत है, इस व्रत के छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। ये जो आपका व्रत है ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के बना होगा। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स, अनंत पॉइंट से मिलकर के ये व्रत जो है आपका बना होगा। मैं थोड़े बड़े पॉइंट बना देती हूँ, थोड़ा दूर दूर बना रही हूँ लेकिन ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। तो अगर मैं किसी भी किसी भी बहुभुज की भुजाएं अगर बहुत छोटी करती जाऊंगी, बहुत ज्यादा पॉइंट के बराबर उनकी भुजाएं कर दूंगी, तो क्या वो एक वृत्तीय आकार नहीं ले लेगा? या फिर क्या आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि जो व्रत है उसकी जो भुजाएं होती है एक पॉइंट के बराबर होती है, जिसकी वजह से वो आपको एक स्मूथ सरफेस की तरह व्रत के आकार का दिखाई देने लग जाता है? तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ अगर जो व्रत है वो अनंत पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है या फिर उसकी जो भुजाएं हैं बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर के बनी हुई है, तो क्या ये नहीं बोल सकती हूँ कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय आकार के अंदर गति कर रही है, अगर आपकी कोई वस्तु वृत्तीय आकार के अंदर गति कर रही है, तो वो हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर अपनी दिशा को बदलेगा। जैसे ये बिंदु हो गए आपके A B C D E F एंड G। तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करेगी तो वृत्त जो है अनंत बिंदुओं का मिलकर के बना हुआ है, और उसकी अनंत बिंदु जो होती है वो अनंत भुजाएं भी आप मान सकते हो। उन भुजाओं का जो मान है, फिर उन भुजाओं का जो वैल्यू है कितनी छोटी है वो कि एक पॉइंट के बराबर है। तो हर पॉइंट पर वृत्त जो है, वृत्त पे गति करने वाली जो वस्तु है अपनी दिशा बदलेगी, और बार बार दिशा बदलने की वजह से क्या होगा, उसके वेग में बार बार परिवर्तन होगा। और जब वेग में परिवर्तन होगा तो वस्तु क्या करेगी, आपकी वस्तु आपकी त्वरित गति करेगी। तो एक समान वृत्तीय गति में हमें ध्यान क्या रखना है कि एक समान वृत्तीय गति को हम जब भी पढ़ते हैं तो वृत्तीय गति के अंदर जो आपका वस्तु का वेग होता है उसका न्यूमेरिकल टर्म, उसका जो परिमाणिक टर्म होता है, जैसे अगर मैं इस तरीके से लिख रही हूँ कि जो वेग है, अगर मैं लिख रही हूँ कि वेग बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, या फिर त्वरण बराबर, वेग छोड़ दो, अगर मैं बोल रही हूं कि जो इस वृत्त के अराउंड, इस वृत्त के चारों तरफ जो वस्तु चक्कर काट रही है उसका जो त्वरण है वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो वस्तु है वो वृत्तीय आकार के आकृति के चारों तरफ घूम रही है। तो यहाँ पर जो वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तभी तो त्वरण होगा, वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण होगा। तो वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो उसके परिमाण वाली टर्म की वजह से नहीं हो रहा, वो उसके दिशा बदलने की वजह से इस वस्तु के अंदर त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो जब भी कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है
तो उस गति के अंदर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो उस वस्तु के दिशा बदलने की वजह से होगा, ना कि वो इस वजह से नहीं होगा। वो एक समान तो रहेगा ये, लेकिन एक समान में क्या रहेगा कि इसकी जो दिशा बदल रही है उस वजह से बार बार वस्तु का वेग बदलता जा रहा है। वेग की जो वैल्यू है ना, उसका जो परिमाणिक टर्म है उसका, वो तो 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो पूरे इसके अराउंड वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से या वेग से ही गति करता रहेगा। लेकिन क्योंकि उसकी दिशा बार बार बदल रही है, उस वजह से वस्तु के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। कि जब भी कोई वस्तु, पहले हम चाल देख रहे हैं, चाल के साथ में दिशा जोड़ देंगे तो वेग हो जाएगा। अब बार बार वस्तु की दिशा बदल रही है तो बार बार वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो वस्तु क्या करेगी, त्वरण करेगी। तो जब भी कोई वस्तु एक समान चाल से 20 मीटर प्रति सेकंड या 10 मीटर प्रति सेकंड या 5 मीटर प्रति सेकंड, जो भी आपकी इच्छा, 5 मीटर प्रति सेकंड मान लो, कि 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो आप उसे क्या बोल दोगे कि वो जो वृत्तीय गति है वो कैसी है, एक समान वृत्तीय गति है। उदाहरण के लिए, यदि कोई एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग से दौड़ता है, नियत परिमाण वाले वेग मतलब वेग की वैल्यू फिक्स है, न्यूमेरिकल टर्म जो है, परिमाण जो है उसका वो फिक्स है, जैसे हमने 5 मीटर प्रति सेकंड को फिक्स मान लिया है, तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके वेग में जो निरंतर परिवर्तन होगा वो किस वजह से हो रहा है, परिमाण तो उसका नियत हो गया, से फिक्स हो गया, वेग में जो परिवर्तन होगा वो किसकी वजह से होगा, दिशा की वजह से होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको जितना भी पढ़ना है ना, वो यही पढ़ना है कि एक समान वृत्तीय गति के अंदर जो होता है वो वेग बार बार बदलता है, और वेग बार बार क्यों बदल रहा है, वेग बार बार दिशा बदलने की वजह से बदल रहा है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट जो है वो त्वरित गति का उदाहरण है। त्वरित गति का उदाहरण कैसे आपको पूछ लेंगे कि वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, एक त्वरित गति कैसे, तो आप बोलोगे एक समान वृत्तीय गति जब होती है तो वृत्त जो है अनंत बिंदुओं का मिलकर के बना होता है, और हर बिंदु पर उस वृत्तीय आकृति के चारों तरफ घूमने वाली वस्तु जो है वृत्त के हर बिंदु पर अपनी दिशा बदलती है। दिशा में परिवर्तन होने की वजह से बार बार वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होने की वजह से जो वस्तु है वो त्वरण उत्पन्न करती है, इसलिए एक त्वरित गति का उदाहरण है। अगर अगर इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, अगर यहाँ पर जो आपका ये वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी मान ली हमने, त्रिज्या इसकी r मान ली। यदि वृत्ताकार अगर इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r मान ली है, और एक एथलीट को इस पूरे वृत्ताकार मार्ग के चारों तरफ चक्कर लगाने पे अगर एथलीट को इस वृत्ताकार मार्ग के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए t समय लग रहा है, तो उस वस्तु का वेग कितना होगा, या फिर उस वस्तु की चाल v कितनी होगी। तो आपको क्या पता है, आपको क्या मालूम है, चाल इज इक्वल्स टू, आपको क्या पता है, हम क्या पढ़कर आए हैं कि चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर वेग बराबर भी विस्थापन बटा समय। अगर आप दिशा इंक्लूड करोगे तो वेग और विस्थापन हो जाएगा, और दिशा को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो दूरी और चाल हो जाएगा। तो दूरी बटा समय होता है, दूरी कितनी तय करी है, दूरी कितनी तय करी है, क्या ये देखो, वृत्ता आकार मार्ग के चारों तरफ जब भी कोई व्यक्ति या फिर वस्तु गति कर रही है, तो हम क्या बोल देंगे कि उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, उस आकार का परिमाप निकाल लिया हमने। आयत वाला प्रश्न भी करा था, वर्ग वाला प्रश्न भी करा था, उसके अंदर हमने क्या करा था, उनका परिमाप निकाला था। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 2πr, और समय कितना ले रहा है, वो t समय ले रहा है। तो वस्तु की चाल हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको उसमें क्या ध्यान रखना है कि जो त्वरण वस्तु में उत्पन्न हो रहा है वो दिशा के बदलने की वजह से हो रहा है, ना कि परिमाण के बदलने की वजह से हो रहा है। ये ध्यान रखना है कि परिमाण तो नियत है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से वेग बार बार बदल रहा है, और वेग बार बार बदल रहा है तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूरी को आप मीटर में ही नापते हैं, टाइम को आप सेकंड में नापते हैं, तो त्वरित गति के लिए अगर आपको चाल निकालने के लिए बोल दे तो आपको मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट का ही इस्तेमाल करना है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पर एक आपको वृत्त दिया है और इस वृत्त का जो व्यास है वो कितना है, 200 मीटर है। वृत्त का व्यास 200 मीटर है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, वृत्त की व्यास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 200 मीटर है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का, जाके देखे जरूर। डायमीटर दे दिया आपको, व्यास दे दिया कितना है, 200 मीटर है। व्यास दे दिया तो मैं त्रिज्या निकाल लूंगी, तो डायमीटर का आधा ही तो होता है रेडियस, तो 100 मीटर हो गई। अब क्वेश्चन ने मुझे बोला कि इस वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने के लिए एक वस्तु को 40 सेकंड का समय लग रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, और विस्थापन भी पूछा है क्वेश्चन में, तो हम दोनों निकाल लेंगे कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन बताएं। ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु ने गति कितनी देर तक करी है, 2 मिनट 20 सेकंड। अब यार ये आधा मिनट का आधा सेकंड का मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं इसको पूरा किस में कर लूंगी, सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगी। सबसे पहले टोटल समय कितना लिया गया है, कुल समय कितना लिया है उसने, कुल समय लिया है 2 मिनट और 20 सेकंड। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लूंगी, 2 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, प्लस 20 सेकंड एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो 120 प्लस 20। तो वस्तु ने टोटल गति कितने समय के लिए करी है, 140 सेकंड तक वस्तु जो है गति करती रही है। अब देखो, एक चक्कर लगाने के लिए, एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, क्वेश्चन ने बताया, ये मैं पूछ नहीं रही आपसे, क्वेश्चन में बताया, आपको पढ़ना है। एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लग रहे हैं, तो भाई ठीक है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 40 सेकंड लग रहे हैं। तो 2 चक्कर लगाने में कितना समय लग जाएगा, भाई चक्कर डबल कर दिए तो समय भी डबल कर दो, 80 सेकंड। उसी प्रकार से 3 चक्कर लगाने में कितना समय लग जाएगा, और 40 सेकंड लग जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से मैं सॉल्व कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, जितना सिंपल हो सकता है ना उस तरीके से। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन शो करो, है ना, सिंपल तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब 120 सेकंड तो ऐसे ही पूरे हो गए, बचे कितने, बचे कितने हमारे पास में, 20 सेकंड बच गए हैं। ठीक है, 120 सेकंड में तो उसने 3 चक्कर पूरे कर लिए हैं, बचे हुए 20 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाएगा, भाई 40 सेकंड में वो एक चक्कर लगा रहा है, ये तो क्वेश्चन ने बताया हमें। तो 20 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, आधा चक्कर नहीं लगा लेगा, सिंपल। अब मैं इसको डिवाइड करके नहीं दिखा रही हूँ, ये तो हम बेसिक कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना, कि भाई 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, तो समय आधा कर दूंगी तो चक्कर भी आधा हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि 140 सेकंड के अंदर वो कितने चक्कर लगा लिए, 1 2 3 और आधा, तो 140 सेकंड में टोटल कितने चक्कर लगा रहा है वो, 3.5 चक्कर लगा रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम। मैंने कुछ भी अलग से नहीं करा है, सब सामने आपके कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट भी क्या करा, थोड़ा सा सोचा है बस कि भाई 40 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, समय डबल कर दूंगी तो चक्कर भी डबल हो जाएगा, फिर और 40 सेकंड में वो 3 चक्कर लगा लेगा, फिर बचे हुए 20 सेकंड के अंदर आधा ही चक्कर लगा पाएगा, तो टोटल चक्कर कितने हो गए हमारे, 3.5 हो गए हैं। अब आपसे प्रश्न ने बोला है कि दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन बताए। तो दूरी क्या होती है, किसी भी वस्तु की दूरी क्या होगी, कुल चलित दूरी निकालनी है आपको। तो वस्तु ने कितने चक्कर लगाए हैं, 3.5 चक्कर लगाए हैं, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, एक चक्कर में वो पूरा वृत्त का मार्ग मतलब जो है वो घूम करके आ जाएगा, तो एक चक्कर के अंदर वो कितनी दूरी तय करेगी, 2πr दूरी। तो 3.5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, 3.5 चक्कर में भाई एक के अंदर इतना लगेगा, तो उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3.5 इंटू 2, पाई का मान कितना है, 22/7, और त्रिज्या कितनी है हमारे पास में, 100।
तो 7 वन जा 7 और 0.5 से करूंगी तो मैं 2 और इंटू 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। आधे को 2 से गुणा करूंगी तो 1 हो जाएगा, इंटू 22 इंटू 100। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो हो जाएगी हमारी 2200 मीटर। उसी प्रकार विस्थापन कितना हो जाएगा, तो देखो विस्थापन के लिए हम देखते हैं कि वस्तु जो है कहां पर पहुंची होगी। ए से उसने स्टार्ट किया होगा, 3 चक्कर लगा करके, 1 2 और 3 चक्कर में तो वो पूरा यहां पहुंच गया होगा। बचे हुए 20 सेकंड में उसने आधा चक्कर लगाया है, तो आधा चक्कर यहां से इधर तक लगाया होगा, इस वाले पॉइंट तक, बी पॉइंट तक लगाया होगा। तो ए से बी पॉइंट के बीच का विस्थापन कितना है, मैंने क्या बताया, विस्थापन के लिए दो बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ दो, वही विस्थापन होता है। तो ए को बी से मैंने सीधी रेखा से जोड़ा, तो ये तो वृत्त की व्यास आ गई है, वृत्ताकार चक्कर है ना, तो ए को बी से जोड़ा तो मैंने क्या, व्यास आ गया वृत्त का। तो वस्तु का विस्थापन भी कितना होगा, जितना वृत्त का व्यास है उतना ही वस्तु का विस्थापन है। तो यहां पर उस वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा हमारा, वस्तु का विस्थापन जो है हमारा हो जाएगा 200 मीटर का। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जो कुछ 2-3 पॉइंट्स है जिसको मैंने बार बार एनहेंस करके बोला, इम्फेसाइज करके बोला है, आपको उस चीज का ही, बस उन पॉइंट्स का ही ध्यान रखना है। और एक न्यूमेरिकल था, उससे रिलेटेड मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है खत्म हो चुका है। अगले इस वीडियो के अगले पार्ट में या फिर गति का जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, हम सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। आप और मैं मिलकर दोनों सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और तब तक आप ये जो कॉन्सेप्ट है आप उनको ब्रशअप करो, उनको थोड़ा सा रिकॉल करो, क्योंकि हम अगले लेक्चर के अंदर जब न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो एक बार आज आप बैठ करके जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करें। रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि लेक्चर देखा और हो गया, नहीं, रीडिंग करनी है। जितनी अच्छी लैंग्वेज लिखोगे ना उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। और अच्छी लैंग्वेज लिखने के लिए एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक है ही नहीं। तो आप रीड करेंगे चैप्टर को अच्छे से और फिर हम अगले लेक्चर में मिल करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।